नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल आर लर्नर्स। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रहेंगे साइंस के। सारे क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 2011 से। साइंस के क्वेश्चंस और जो आपके पेडागोजी हैं दोनों के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। परिरक्षित मतलब उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी से क्या होगा ये हमें इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। थर्ड है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। और फोर्थ है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ सही रहेगा कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करेंगे। मतलब ये सूक्ष्मजीवी की कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे द्रव भरा हुआ है। द्रव कुंचन मतलब ये कोशिका यहाँ पर इसे सिकुड़ने वाली है, तो इससे इसकी वृद्धि वगैरह जो भी रहेगी या जो भी इसके कार्य वगैरह रहेंगे वो सारे रुक जाते हैं। ठीक है, कोशिकाएं मरती नहीं है, बेसिकली वो संकुचित हो जाती हैं, बस ये उनमें डिवीजन वगैरह खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं होता, किसमें नहीं पाया जाएगा? जलीय पौधों में, समुद्रविद में, लवणोद्भिद में या फिर मरुस्थलीय पौधों में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। जो जलीय पौधे होते हैं यानी एक्वाटिक प्लांट होते हैं, इनमें मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। अच्छा, आपके लिए पीडीएफ का बता दूं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नेम है ऑल आर लर्नर। आप सर्च करके भी जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न गतिविधियों की योजना बनाता है। अब क्या गतिविधि कर रहा है वो? फर्स्ट वो क्या कर रहा है कि सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। सेकंड कर रहा है कि विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। थर्ड, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। तो उसने ये तीन गतिविधियां चूज करी कि वो इस तरह से जो बल है उसको पढ़ाएगा। अब शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग क्यों करता है ये आपको बताना है। फर्स्ट है, वह जानता है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है। सेकंड है, वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। फोर्थ है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और बहुआयामी बौद्धिकता को सिद्ध करना चाहता है। और फोर्थ है, वह अपने यहाँ पर आएगा वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और बहुआयामी बौद्धिकता को वह सिद्ध करना चाहता है, इसलिए अलग अलग तरह की जो गतिविधियां हैं वह यूज़ कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। मिस पटेल विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। सेकंड है, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। थर्ड है, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। और फोर्थ है, उसके विद्यालयों में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। एकीकृत उपागम क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। एकीकृत उपागम मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए चलना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक टेलीविज़न बनाता हूँ। यदि आप साइंस में टेलीविज़न पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप टेलीविज़न को किससे रिलेट कर रहे हो? आप इसे रिलेट करा रहे हो इसकी हिस्ट्री से। ठीक है, टेलीविज़न को इसकी हिस्ट्री से रिलेट कराया कि इसको डिस्कवर किसने करा है, फिर इसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो आप साइंस को एक हिस्ट्री से आप जोड़कर चल रहे हो, तो ये क्या हुआ? एक एकीकृत उपागम हुआ। तो किस लिए करता है वो? क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, इसलिए वो जो मिस पटेल हैं वो चाह रही हैं कि एकीकृत उपागम का प्रयोग हो। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः क्या हो सकता है? आपने भी देखा होगा कि जो सुनार के पास हम जाते हैं तो वो उनके पास एक कुछ ऐसे टाइप का होता है जो हमें वो दिखाते नहीं है। इसमें एक सॉल्यूशन होता है और इस सॉल्यूशन में जैसे जो अपने ऑर्नामेंट्स डालेंगे तो ऑर्नामेंट्स तो चमक जाते हैं, लेकिन इनका जो वेट होता है वो हल्का सा कम हो जाता है। तो वह किसका मिश्रण यूज़ करेगा? वह जो मिश्रण यूज़ करता है उसमें सांद्र HCl एंड HNO3 होता है और इन दोनों का मिश्रण है, इसे हम बोलते हैं अम्लराज। इसको आपको याद रखना है, अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया।
ठीक है, दोनों ही नाम इसके आपको याद रखना है और इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसे एक्वारेजिया कहा जाता है। इनका रेशो याद रखेंगे, 1 भाग सांद्र HNO3 रहेगा इसमें और 3 भाग सांद्र HCl रहता है। यानी कि यदि हम यहाँ पर HNO3 एंड HCl के रेशो की बात करें तो ये रेशो 1:3 का होता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाती है। भोजन में किस किस तरह के तत्व रहेंगे, इनको पढ़ाने की योजना बनाती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, मिनरल्स एंड एटसेट्रा। निम्नलिखित में से मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो वह कौन सा प्रश्न पूछेगी बच्चों से? फर्स्ट, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? सेकेंड, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? थर्ड, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? और फोर्थ, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ दोपहर में भोजन में परोसती है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ क्यों देती है। जैसे कि आपकी माँ कभी आपको दाल देती है, दाल के साथ आप चावल भी खाते हो, फिर आप आटे की रोटी भी खाते हो, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर अलग अलग तरह की चीज़ें भी दी जाती हैं। तो ये सब है क्यों करती है, ये आपको बताना है। तो ये इससे बच्चों क्या करेंगे, बच्चे सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कुछ बच्चों को पता होगा कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत है, इसलिए हमारी माँ हमें अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ देती है। तो इस क्वेश्चन से शुरुआत करना सबसे बेहतर रहेगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है। विघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें, आप एक सॉल्यूशन लेते हो, सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है, CuSO4, यानी कि आपका कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन में भरा हुआ है। अब इस सॉल्यूशन में हमें क्या करते हैं, एक आयरन की नेल डाल देते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन मान लो पूरा फुल भरा हुआ है, इसमें आयरन नेल डाल देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर रिएक्शन ये होती है कि आपका आयरन प्लस CuSO4 ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, FeSO4 प्लस Cu, जिससे इसका कलर हल्का ग्रीन या फिर येलो टाइप का हो जाता है और इस पर एक परत जम जाती है। तो यह अभिक्रिया है हमारी विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आयरन ने कॉपर से सल्फेट को विस्थापित कर दिया और खुद कॉपर की जगह पर आ गया। और यहाँ पर ये देखिए, जब SO4 हटेगा तो यहाँ पर एक 2- वाला हट रहा है और इस वाले में 2- ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है और ऐड भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्त्राव रुक जाता है। रक्त स्त्राव मतलब आपका ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग बंद हो जाती है। जो आपकी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। क्यों? फिटकरी रक्त को स्कंदित करके रक्त का थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास के तापमान को कम कर देती है। फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, या फिर फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट रहेगा कि फिटकरी रक्त को क्लॉट यानी ब्लड को क्लॉट कर देगी, स्कंदित कर देगी और रक्त का थक्का बना देती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं वह ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रही है, तो किसका मूल्यांकन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत धारणाएं, शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर लंबा निबंध लिखने की क्षमता। फोर्थ है भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। देखिए अभी वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर रही है ना, तो इससे क्या होगा कि गलत भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत धारणा जो है वो खत्म होंगी। किस तरह से? आपने बच्चों से पूछा कि बच्चे ये बताओ कि कौन से ऐसे, क्या मनुष्य अपना खाना खुद बना सकते हैं? तो बच्चे कोई अलग आंसर देगा, कुछ अलग आंसर देगा। पेड़ पौधे अपना आंसर खाना किस तरह बनाते हैं, या मनुष्य खाना किस तरह से प्राप्त करते हैं, या फिर आप अपने मनुष्य में पोषण कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य को खाना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल, उसने पूछा कि चावल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कोई तो बोलेगा कि कार्ब्स पाए जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कोई बच्चा हो सकता है प्रोटीन भी बोल दे,
और कोई बच्चा हो सकता है कि इसका फेट भी बता दे। तो आप बच्चों को क्लियर करोगे कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यदि डाइजेशन की बात करें, आपने डाइजेशन से पूछ लिया बच्चों से कि बताइए डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कोई बताएगा कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है आपका, कोई बच्चा बताएगा कि आपका स्टोमक में से स्टार्ट होता है या फिर यहीं से चलना स्टार्ट होगा। तो आप उसको क्लियर करोगे कि माउथ से स्टार्ट होता है, तो जो भी गलत धारणाएं रहेंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर होते हैं? वृत्ताकार मार्ग पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। ठीक है, देखिए दूरी और विस्थापन को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आपका दूरी होता है और दूसरा आपका विस्थापन होता है। ठीक है, आपको मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो आप हो सकता है सीधे चले जाओ, इसको आप सीधे ही समझना। हो सकता है आप पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे घूमते घामते इस तरह से आप पॉइंट बी की तरफ पहुँचो। ठीक, अब जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ए और बी के बीच की जो सबसे कम दूरी है, इसे हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, और हम जो किसी भी तरीके से जानते हैं वो हमारी दूरी होती है। विस्थापन मतलब दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी जो रहेगी वो विस्थापन रहेगी। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन बराबर कब हो सकते हैं? दूरी विस्थापन बराबर तब हो सकते हैं जब मान लो ये आपकी सड़क है, ये एक सीधी सड़क पर इस तरह से आपकी ये एक गाड़ी, कुछ इसको थोड़ा और सही बना देता हूँ, इस तरह से आपकी एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए से चलकर ये आपकी कार पॉइंट बी तक पहुंची, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंची। अब इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी की बात करूं तो वो भी यही रहेगी और दूरी भी यही रहेगी। तो सीधे सड़क पर चलती हुई कार की यदि हम बात करते हैं तो उस केस में आपका दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये है ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है या फिर थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, यह विद्युत का कुचालक है। आप ऐसे ले सकते हो जो स्विच वगैरह होते हैं, स्विच या फिर जो बोर्ड वगैरह होते हैं जिसमें सारे स्विचेस वगैरह लगे हुए होते हैं, वो आपके ज़्यादातर बैकलाइट के ही बने हुए होते हैं। जो आपका फ्यूज वगैरह होता है उसमें उनको भी बैकलाइट का यूज़ किया। प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है क्योंकि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। सेकंड ऑप्शन है दोनों ही एक समान अच्छे हैं। थर्ड, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। फोर्थ है सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। इसके यदि राइट आंसर की बात करूँ मैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा क्योंकि एलईडी बेहतर है, सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। और इसका आंसर काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, कहीं पर इसका आंसर सेकंड वाला भी दिखता है और कहीं पर आंसर इसका थर्ड वाला भी दिखता है। यदि हम सही बात करें तो एलईडी ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि सीएफएल में मरकरी होता है आपका। ठीक है, मरकरी होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, यदि किसी भी तरह से हमारी बॉडी में चला जाता है तो काफ़ी डिसीज हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उसमें परिवर्तन के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई? उसने विद्यार्थियों से सिर्फ इतना बोला है कि सेम के बीजों को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखें और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को देखें। कौन सी सलाह देना भूल गई? फर्स्ट, थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर या फिर बहुत सारे बीज गीली रुई पर। राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थोड़े बीज गीली रुई पर। यदि थोड़े बीज गीली रुई पर रखेगी तो उनमें परिवर्तन आराम से देखा जाएगा। बहुत सारे बीज रख देगी तो वो आराम से परिवर्तन नहीं दे सकते। तो ये बात बताना भी शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है? N2 यानी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर या फिर ऑक्सीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है हार्मोन एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन हार्मोन कौन सा है? जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है या फिर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में सहायता करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जब कोई तनाव गुस्से में होता है या फिर टेंशन में होता है, चिंतित होता है तो सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है। तो वहाँ पर आपका एड्रेनलिन जो हार्मोन रहेगा वो काम करेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, थोड़ा सा भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने क्या लिया, एक प्रेशर कुकर लिया, ठीक है, ये आपने एक प्रेशर कुकर लिया कुछ इस तरह से, और इसमें कुछ भी आप खाना बना रहे हो, मान लो कि आप इसमें आलू पका रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पर इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये उबलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना बात। और मान लो कि आलू को पकने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो इसको पहले ही मिल जाएगा। उसके बाद अब कहीं 200 पर जाकर उबलेगा और तब तक हमारा आलू तो पक जाएगा, तो हमारा आलू तो जल्दी ही पकने वाला है, ठीक है ना बात, समझ में आ रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें कौन सी संधि उपस्थित होती है, ये आपको बताना है। ग्लाइडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि या फिर धुराग्र संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सैडल संधि इसमें पाई जाती है। ग्लाइडिंग संधि आपकी उंगलियों में, और उंगली हथेली जो जुड़ी हुई होती है आपकी कलाई से, उसमें पाई जाएगी। हिंज संधि आपकी जो एल्बो होती है उसमें, और धुराग्र संधि हमारी गर्दन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है, क्यों प्रदर्शित करेगी, वैज्ञानिक उपागम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इस संप्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझने के लिए आईसीटी के प्रयोग की बात करती है, या फिर वन काटने के परिणाम को विस्तार से समझाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा, कि ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करें जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर हटा भी दो तो बच्चे समूहों में कर सकें, यही इतनी बड़ी बात लिख दी इन्होंने कि इसके अलावा फिर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा ही नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन। व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना। सृजनात्मक और प्रायोगिकीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। तो ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सृजनात्मक और प्रायोगिकीकरण, यानी कि क्रिएटिविटी और साथ में प्रैक्टिकल, ठीक है, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज़ करें, ये इसको बढ़ावा मिले, इसलिए गणितीय और विज्ञान ओलंपियाड का संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धातुएं ऑक्साइड होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होती हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या फिर प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। इसका यदि एग्जाम्पल आता है इस तरह से पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कौन सा है, इसका नेचर है अम्लीय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक डॉक्टर अति अम्लता मतलब एसिडिटी का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई का मुख्य संघटक क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा क्या होती है आपकी, गतिज ऊर्जा को यदि मैं ई से डिनोट करूँ तो ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और आपका जो संवेग होता है वो पी इज इक्वल टू एम वी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, अब हमें बताना है कि संवेग के बारे में आप कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है बात। यदि मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूँ तो p अपॉन m इज इक्वल टू v हो जाएगा। आपको वैसे इतना याद नहीं रखना, मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और एग्जाम में यदि कहीं कोई पूछ लेता है तो किस तरह से बताना है। एक सिंपल फार्मूला बताऊँगा, आपको वो फार्मूला याद रखना है। तो e इज इक्वल टू 1/2 m, v की प्लेस पर वैल्यू रखी तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हुआ।
1m से 1m कैंसिल, तो 2me इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर। यदि हम संवेग निकालें तो संवेग p इज इक्वल टू हो जाएगा 2me। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी होगी कांस्टेंट, सिर्फ मास चेंज हो रहा है। तो आप ये बताओ, यदि मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। यदि आपका मास इंक्रीज होता है इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो भारी वस्तुओं में अधिक संवेग होगा, ये बात इसकी सही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती हुई होती है, ना कि जस्ते से। क्यों? जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील है, या फिर जस्ता टिन से अधिक महंगा होता है। तो सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। टिन आपका कम क्रियाशील है। टिन कैसा है? टिन आपका कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होगा तो ये जल्दी रिएक्शन करके ख़राब नहीं होगा, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हरे पौधे दिन के समय CO2 की बजाय वायुमंडल में O2 छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। थर्ड है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। और फोर्थ है, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। इस वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी और जो आपकी CO2 होती है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में निकलेगी। ठीक है बात। तो इसलिए आपको क्या होता है कि दिन में CO2 की जगह वो ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। अब वह किस तरह के पाठ का चुनाव करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिससे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, जिससे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहता है आपका, कि पहली बात तो दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और एक पाठ्यक्रम का भाग भी हो। यदि वो इसका यूज़ करता तो ये सबसे अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप कराने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? फर्स्ट, विद्यार्थियों को भूमिका का करने का आदेश देना, उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, मुख्य भूमिका होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका सबसे पहले कार्य कर लेना, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना, सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा कि जिसकी जो एबिलिटी उसके अनुसार उसे भूमिका दे रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो और सभी समूह सदस्यों के साथ एक समन्वय बनाने के लिए बात भी आप कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करेगा? तो पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और पानी के बाहर उत्तल लेंस की तरह। तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया। विच्छेदन मतलब जैसे पशुओं का प्रैक्टिकल के लिए यूज़ किया जाता था, जो चीड़ा फाड़ी की जाती थी, उस पर रोक लगाया है। क्यों? पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। वे नए रोग को फैला सकते हैं या पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि उनके प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों में एक संवेदनशीलता हो ताकि वो इमोशनली अटैच्ड हो पाएँ जीव जंतुओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों की चालनी नलिका। चालनी नलिका मतलब जो पौधों में फूड का एंड वाटर का ट्रांसफ़र करते हैं, जिन्हें हम जाइलम एंड फाइलम नाम से जानते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता क्या है? पहला ऑप्शन से हरित लवक की अनुपस्थिति। हरित लवक मतलब क्लोरोफिल की एब्सेंस, तो क्लोरोफिल की एब्सेंस तो प्लांट सेल में हो ही नहीं सकती। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, प्लांट सेल का मेन पार्ट है। हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन्स हैं या फिर जिनका रक्त लाल होता है उनका मेन पार्ट है। केंद्रक की अनुपस्थिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, अम्ल को तनु बनने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है, या फिर अम्ल का पानी को और गहरा आकर्षण है पानी की ओर।
अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब आपने यदि इसमें डायरेक्ट, ये क्या था आपका, ये आपका एसिड था, और एसिड में आप यहाँ से क्या डाल रहे हो, एसिड में आप यहाँ से वाटर डाल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होगी, और इस हीट प्रोड्यूस से हो सकता है कि ये जो आपका बीकर है ये ब्रेक हो जाए, या फिर इतनी हीट प्रोड्यूस हो जिससे आप जल भी सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा वाटर में एसिड डालना है, वो भी ड्रॉप करके। ठीक है बात। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया है, आपको सिंपल सर्च करना है ऑल आर लर्नर्स। इसको सर्च करने से के बाद आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, लिंक के थ्रू भी जा सकते हो। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।